चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज। इसमें हमने लास्ट लेक्चर के तहत ये समझा था कि इकोनॉमिक डायमेंशन अगर ग्लोबलाइजेशन की देखी जाए तो बहुत सी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेट हुआ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मनी का आना हुआ, चाहे वो ग्लोबली फाइनेंसेस एक्सचेंज होने के प्लेटफॉर्म हों, चाहे वो न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही थे। हमने उन्हें डिटेल में समझा। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ग्लोबल कम्युनिकेशंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके विषय में लिखा गया है कि रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ इन सेलफोन यूजेज इन इंडिया। ये टॉपिक क्यों पूछा गया, इसका रीज़न आप अभी समझ जाएंगे। देखिए, ग्लोबलाइजेशन के तहत ये बहुत ज़रूरी था कि थॉट्स, गुड्स, सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज हों। ये इम्पॉर्टेंट था। आज की डेट में अगर आप देखें तो आप टेलीविज़न मीडिया, थिएटर यानी कि मल्टीप्लेक्स मीडिया के वाया, केबल नेटवर्क, टेलीविज़न नेटवर्क, टेलीफोन, सेलफोन, मोबाइल फ़ोन जिसे हम कहते हैं, इन सब चीज़ों के वाया इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आपके पास मेल्स आती हैं, आपके पास फैक्स आते हैं, आपके पास मैसेजेस आते हैं, ऑडियोज़, वीडियोज़, आप इन सब चीज़ों का एक्सेस कर पाते हैं। इनके वाया आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को अपने घर पे बैठे देख पाते हैं। आप अपना प्रोजेक्ट किसी को भी इंटरनेशनली भेज पाते हैं। आप उनसे फ़ीडबैक मेल्स की फॉर्म में, मैसेजेस की फॉर्म में, कमेंट्स की फॉर्म में ले पाते हैं। ये सारी चीज़ें आज एक दूसरे के करीब ले आई हैं। आज भारत में अगर बेंगलोर की बात करें, जिसे हम बेंगलुरु कहते हैं, उसे आप अमेरिका के शहरों से जोड़ पाते हैं। ये कम्युनिकेशन मीडिया के वाया ही हुआ है। सो कम्युनिकेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग आधार है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इस स्तर तक पहुंचा। थोड़ा सा भारत में इसका इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद 1960-70 का समय था। देश के पास 3.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, लेकिन केवल 80,000 के आसपास ही फ़ोन हुआ करते थे। 1980-90 का समय था, लगभग 70 करोड़ की जनसंख्या थी, फ़ोन केवल 2.5 लाख ही हुआ करते थे, 25 लाख ही हुआ करते थे। चीज़ें आगे बढ़ी। चेंजेस 1998 के बाद बहुत तेज़ी से आए, क्योंकि 1995 में विश्व स्तर पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हुआ। उसका भारत में भी एडवेंट हुआ और वो उसी गति से आगे बढ़ा जैसे विश्व भर में बढ़ा था। एक समय ऐसा था जब हम 1990s की बात करते हैं कि मेजर कंजम्पशन सेलुलर मोबाइल की और डाटा की कनाडा और यूएसए और कनाडा किया करता था। लेकिन आज अगर आप डाटा देखें तो वर्ल्ड में इंडिया वो मुल्क है जिसमें पर पर्सन पर मंथ 12 गीगाबाइट यानी कि जीबी कंज्यूम करता है। हम वर्ल्ड में लार्जेस्ट डाटा कंज्यूमर हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डाटा कंज्यूमर। आंकड़ा बताता है कि 2026 में हम 1 बिलियन स्मार्टफ़ोन यूज़र्स हो जाएंगे। 2026 में हम 1 बिलियन स्मार्टफ़ोन यूज़र्स हो जाएंगे और आज हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट डाटा कंज्यूमर्स हैं। जबकि एक समय तक परिस्थितियां ऐसा नहीं थी। कहाँ पर जनसंख्या 70 करोड़ है और कहाँ पर मोबाइल सिर्फ 25 लाख के आसपास इस्तेमाल हो रहे हैं। 1994 में और फिर 1999 में गवर्नमेंट के द्वारा मोबाइल को लेकर के पॉलिसीज़ आईं, सेलफ़ोन को लेकर के पॉलिसीज़ आईं। उनके वाया तेज़ी से मोबाइल इस्तेमाल होने लगे। शुरुआती तौर में 1995 से सन 2000 के बीच में उतनी उछाल इसलिए नहीं मिली क्योंकि सेलफ़ोन कॉस्टली थे, टैरिफ ज़्यादा हुआ करते थे। जब टैरिफ का रिड्यूस हुए, सेल फ़ोन सस्ते होने शुरू हुए, वो ज़्यादा इस्तेमाल में आने शुरू हुए। इसमें आपको अलग अलग लोगों का व्यू पॉइंट बताया गया है। व्यू पॉइंट के माध्यम से समझा गया है कि भारत में इतनी तेज़ी से मोबाइल फ़ोन क्यों बिके और जिसका नामो निशान 1995 तक नज़र नहीं आता था, वो 1995 से 2000 तक आते आते वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को वन ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल यूज़र कैसे बना गया। ये एक बड़ा प्रश्न बनता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में जैसी भूमिका रेलगाड़ी ने निभाई थी एक सोशल कल्चरल कनेक्टिविटी प्रमोट करने में, आप लोगों की शादियों में, दिन त्योहारों में और गमी के मौक़ों में मिलने के लिए पहुंचते थे, रेलगाड़ियों ने यहाँ पर रोल प्ले किया। तो रेलवे ने जो भूमिका राष्ट्र को जोड़ने में निभाई, वही भूमिका सेल मोबाइल यानी कि सेलुलर टेलीफोनी ने भी निभाई है। आप इन नए मीडिया के ज़रियों से एक दूसरे से मिलजुल सकते थे माने बातचीत कर सकते थे, दुख सुख साझे कर सकते थे। माता पिता अपनी संतान को कहीं भी काम पर आने जाने दे सकते थे, मतलब कि वो उनसे दूर रह सकते थे
और वो घर से दूर भी कामकाज कर सकते थे। तो भारत के समाज को यदि देखें तो उसके कोर में कल्चर है, और उसी कल्चर ने एक बूस्ट प्रोवाइड किया मोबाइल के यूजेज को। कई कारणों से वो यूज़ हुआ। अर्बन एरिया में वो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ रूरल एरिया के कंपैरेटिवली। अर्बन एरिया में भी वो मिडिल क्लास यूथ में ज़्यादा फेवरेट रहा एज़ कम्पेयर टू द अदर सेगमेंट्स। और उसका कारण ये रहा कि नई इन्फॉर्मेशन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जैसे जैसे प्रमोट होती रही, अर्बन एरिया में मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स के बच्चों ने उस फील्ड में अपने करियर्स एक्सप्लोर करने शुरू किए। उन्होंने लैंग्वेजेस सीखी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड किया, होटल मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड किया, केटरिंग और बाकी चीज़ों से जुड़ी हुई नॉलेज को लिया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में स्किल्स गेन किए। धीरे धीरे वो इस इंफॉर्मेशन बेस्ड इकोनॉमी का हिस्सा बनते गए। इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में बहुत बड़ी भूमिका है कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स की। इसकी वजह से वो इसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली हुए, ज़्यादा कंजम्पशन उन्हीं में फेवरेबल हुई। उन्होंने इनकी लार्ज बेस पर कंजम्पशन करनी शुरू की, चीज़ें बढ़ी, ये कंजम्पशन और तेज़ी से आगे बढ़ी। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए, और आपने देखा हो अचानक से जब चाइनीज़ मोबाइल का बूम आया तो फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्करों के पास भी वो मोबाइल आ गए। बड़े पैमाने पर वो ऊंची ऊंची उस पर म्यूज़िक बजाया करते थे। तो धीरे धीरे भारतीय कल्चर को अंडरस्टैंड करते हुए कंपनियों ने उस तरह के चेंजेस किए, क्योंकि इंडियन कल्चर इम्पॉर्टेंट है किसी चीज़ की कंजम्पशन को बूस्ट देने के लिए। आपको देखा कि जो वर्कर है वो एक सस्ती डिवाइस चाहता है जिससे वो गाने सुन सके। तो आपको याद होगा एक ज़माने में अर्बन मिडिल क्लास यूथ में ही वॉकमैन बहुत फेमस हुआ करता था। आप जेबों में वॉकमैन रखते थे और हेडफोन्स लगा करके उससे गाने सुनते थे। उसमें कैसेट डाला करते थे, फिर वॉकमैन सीडी के रूप में आ गया, आप उसे सुना करते थे। जब आप इस तरह के डिवाइसेस परचेज़ कर सकते हैं तो कोशिश की गई कि क्यों ना अच्छे स्पीकर्स दे करके, या फिर जिनको लाउड गाने सुनने हैं उनको लाउड स्पीकर्स दे करके आप उन म्यूज़िक इक्विपमेंट्स को इन मोबाइल से रिप्लेस कर दें। जब उसी कीमत में आपको मोबाइल मिलने लगे जिस कीमत में आपको स्टीरियो या फिर वॉकमैन मिलते हैं, तो लोगों ने मोबाइल को परचेज़ करना शुरू किया। उनके लिए टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन शायद उतनी ज़रूरी ना रहे, लेकिन गाने सुनना सारा दिन ज़रूरी है। वो पेंट का काम कर रहे हैं, वो मैकेनिक का काम कर रहे हैं, वो कोई भी काम में हैं, वो गाने सुन सकते हैं। शाम को भी वो घर पे आकर के गाने सुन सकते हैं। धीरे धीरे ट्रेंड आगे बढ़ा और ये देखा गया कि जब आप खर्चा कर सकते हैं कैमरास के लिए, तो क्यों नहीं मोबाइल में ही कैमरास को इन्हांस किया जाए। इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन कल्चर में इसका महत्व शुरू से है। जब आपके पास पर्सनल इक्विपमेंट रखने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, तब से फ़ोटोग्राफ़ी एंड वीडियोग्राफ़ी भारत में बड़ी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि वो आपके कल्चरल मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं। और भारत में आज भी ये ट्रेंड बहुत फेमस है। आप विश्व में कहीं भी जाएं, पता करें कि क्या ये ट्रेंड हैं वहाँ पर उतने फेमस कि शादी की वीडियो बनाना और सारा परिवार बैठ कर के देखता है। एक बार नहीं, कई सालों तक आप देखते हैं, क्योंकि आप बहुत ही एलेबोरेटेड कल्चरल रिचुअल्स फॉलो करते हैं और फिर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहते हैं ताकि हम इसे देखें। तो इस तरह से बड़ी बड़ी शादी की वीडियो इतने घंटे की बना करके देखना, विदेशों में पता करें कि ये ट्रेंड कितना फॉलो हो रहा है। क्या वो देखते हैं इस तरह की वीडियो? आपने सुना कि आपको उन्होंने कहा हो कि आइए हम आपको अपनी शादी की वीडियो दिखाते हैं। आप किसी ब्रिटिशर से मिले हैं, किसी अमेरिकन से मिले हैं, जर्मन से मिले हैं, उसने आपको कहा हो कि आओ आपको शादी की वीडियो दिखाएं। शादी की वीडियो भारत में बनती हैं, क्योंकि शादी से जुड़े हुए जितने भी रीति रिवाज हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीयों में ये चाव पहले से ही था कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जैसी चीज़ों से अगर वो अपने मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं तो वो करें। ये सब शौक़ मिडिल क्लास के बीच में फूटे, जो कि शहरों में रहता था, क्योंकि जो बहुत रिच थे वो हमेशा से ही पेंटिंग के माध्यम से अपने पोर्ट्रेट्स और इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स कैप्चर करते थे। जो पुअर सेगमेंट था और रूरल सेगमेंट था वो अपने कामकाज और जीवन यापन से आगे नहीं बढ़ पाया। जो अर्बन मिडिल क्लास बना वो उस लेवल पर पेंटर और पोर्ट्रेट्स तो नहीं अपॉइंट कर सकता, लेकिन उसके लिए इस खाई को पूरा किया, इस गैप को फिल किया इन नए यंत्रों ने। तो कैमरा के प्रति उसकी रुचि बढ़ी है। अपनी कमर पर बेल्ट के साथ या गले में लटका करके कैमरे को घुमा करते थे। कैमरा आपकी अर्बन लुक को प्रमोट करता था। कैमरा आपके साथ हो तो आप ज़्यादा अर्बनाइज्ड प्रोजेक्ट होते थे। फिर आप किस ब्रांड का कैमरा यूज़ कर रहे हैं ये चीज़ आपको एक स्टेटस भी प्रोवाइड करती थी। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण होनी शुरू हुई। धीरे धीरे जब ये मोबाइल में आया
तो आपने इसको हाथों हाथ लिया कि अब आपको अलग से कैमरा भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। आपने सेल्फ़ी से लेकर के हर चीज़, हर ट्रेंड बड़ी मजबूती से कैद किया उन कैमरोज़ में। अब सेल्फ़ीज़ का ट्रेंड कहाँ है मुझे बताइए? आप जानते होंगे कि एक ज़माना ऐसा था कि सेल्फ़ीज़ प्रोमिनेंट थी। इवन केबीसी में भी कौन बनेगा करोड़पति के एंड में भी एक सेल्फ़ी ली जाती थी। कैमरा इस वजह से महत्वपूर्ण था। बट अब तो वो ट्रेंड बहुत ही कम हो गया। अब सेल्फ़ीज़ नहीं ली जाती। बट सेल्फ़ीज़ का एक ट्रेंड भारत में था। आप ग्रुप में फ़ोटोज़ रखते हैं, इंडिविजुअल फ़ोटोज़ रखते हैं, आप कैंडिड फ़ोटोज़ रखते हैं, रैंडम फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। तो ये भी कल्चरल ट्रेट था जिसको भुनाया गया कंपनियों के द्वारा और मोबाइल की सेल और बढ़ी। तो मोबाइल सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन का ज़रिया नहीं, माता पिता ने सिर्फ आपको इसलिए नहीं दिया कि आप घर से जाते हैं तो उनकी एंजाइटी कम हो जाएगी। आपने सिर्फ इसे इसलिए नहीं अपनाया कि ये एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन को ट्रांजैक्ट करने का ज़रिया ही नहीं रहा। और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि टेलीविज़न, मीडिया और एडवर्टीज़मेंट्स के द्वारा इस मैनर में इस्टेब्लिश किया गया कि ये इंडिस्पेंसिबल है आपके लिए, आपको यूज़ करना चाहिए, तो ये आपका स्टेटस सिंबल बन गया। इसके कई कारण हैं, जो हमने ज़िक्र किए वो सारे हैं और इसके अलावा भी। कहने का मतलब ये है कि भारतीय स्तर पर एक बड़ा वर्ग है जो एक जगह से जाकर के दूसरी जगह पर काम करता है। एक बड़ा वर्ग है जो दूसरी जगह पर एजुकेशन लेता है। एक बड़ा वर्ग है जिसे इस बात की चिंता है, एक फैमिली सिस्टम ऑफ द इंडियन सोसाइटी, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसमें बड़ों को छोटों की खबर रखने की आदत है कि वो कहाँ हैं, कितने बजे आएंगे, कितने बजे चले जाएंगे। इस चीज़ की जानकारी ज़रूरी है। इसलिए मोबाइल देने का पहला आरंभ यही होता है। घर में बच्चों को पहला स्टेप मोबाइल देने का यही होता है कि इनकी सेफ्टी कंसर्न्स हमारे पास रहेंगे कि ये कहाँ घूम रहे हैं, हम पता लगा पाएंगे कि वेयर अबाउट। और दूसरा, आज की डेट में डिजिटल प्रमोशंस की वजह से, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मोबाइल पर आने की वजह से दूसरा कारण ये बनता है कि इसको पढ़ने के लिए मोबाइल चाहिए। पढ़ाई और आपकी चिंता, इन दो कारणों से घर वाले आपको मोबाइल देते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर से लेकर के चीज़ें सर्व करने तक, सोशल मीडिया पर इंटरेक्शंस करने तक, यूथ के साथ बेटर कनेक्ट होने तक, अपनी डिफरेंट कम्युनिटी बनाने तक, आप उस मोबाइल को कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो नए बदलते सांस्कृतिक परिधान, बदलती सांस्कृतिक भूमि में मोबाइल एक नई भूमिका निभा रहा है इन युवाओं के लिए, जो शहरों में रहते हैं ख़ास तौर पर। और धीरे धीरे ये ट्रेंड ग्रामीण इलाकों की ओर भी गया। आज की डेट में बड़ी तेज़ी से ग्रामीण इलाकों में मोबाइल का वो क्रेज़ बढ़ा है जो कभी शहरों में हुआ करता था। आज मोबाइल में पिक्चर्स कलेक्ट करना, मोबाइल में म्यूज़िक को सुनना, मोबाइल का एक स्टेटस मेंटेन करना ग्रामीण स्तर पर वो दौर लेके आया है जो कभी शहरों से होके गुज़र चुका है। आप ये चीज़ें नोटिस भी करेंगे। तो मोबाइल आपके समाज का एक हिस्सा बना, संस्कृति का एक हिस्सा बना, देश को जोड़ने में, रिश्तेदारों को आपस में जोड़ने में, मित्रों को आपस में जोड़ने में, एक वर्चुअल सोशल प्लेटफॉर्म क्रिएट होकर के सोसाइटी को आपस में जोड़ने में इसकी बड़ी भूमिका है। नॉलेज इकॉनमी जैसे जैसे मजबूत होती चली गई, प्रोडक्ट्स का बेस इंफॉर्मेशन बनता चला गया, वैसे वैसे मोबाइल महत्वपूर्ण होते चले गए। आज की डेट में तो आलम ये है कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के पत्रकार जो हैं वो एक डेडिकेटेड कैमरा के बजाय मोबाइल कैमरा के वाया वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। धीरे धीरे लाइव स्ट्रीमिंग्स होनी शुरू हुई, इंटरनेट और डाटा का दायरा और बढ़ा, और आज की डेट में आप उसी डाटा की मदद से लाइव चीज़ें करते हैं। आप लाइव इंटरेक्शंस करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लाइव स्ट्रीमिंग्स होती हैं न्यूज़ चैनलों की या फिर लेक्चर्स की ही कह लें। तो आप में कोई टैलेंट है, आप में कोई स्किल्स हैं, तो आज बड़े स्तर पर भारतीय कंटेंट क्रिएटर के रूप में भी उभर रहे हैं। जैसे जैसे मांग बदल रही है, आज विलेज लेवल पर रहने वाली महिलाएं इन्हीं मोबाइल और डाटा की मदद से अपने गांव की जीवन शैली को यूट्यूब के माध्यम से जनता के सामने ला रही हैं और वो पैसे कमा रही हैं। तो आज तो मोबाइल एक बड़ा सोर्स बन चुका है, डाटा एक बड़ा सोर्स बन चुका है अर्निंग का। तो इसके विस्तार का एक कारण ये है। हमें खुद भी देखा जाए तो हमारी क्लासेस लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन रही, और रेगुलर सेंस में भी हमारा एक अच्छा बेस है स्टूडेंट्स का जो ऑनलाइन हमसे क्लासेस लेता है। वहाँ जहाँ एक तरफ ये नॉलेज को स्प्रेड करने का बेस बना, जहाँ दूसरी तरफ ये कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तीसरी तरफ ये हमारी अर्निंग का आधार भी बना। हम डाटा कंज्यूम कर रहे हैं तो ये किसी कंपनी के लिए डाटा कंजम्पशन करके उसको पे करने का भी आधार बना। अगर घर पे हमने वाईफाई कनेक्ट कंपनी का लगाया है तो ये उनका रोज़गार भी बनता है। धीरे धीरे चीज़ें बदलती जा रही हैं,
लेकिन मोबाइल बहुआयामी होता जा रहा है उसमें जुड़ने वाले फीचर्स के कारण। आज उसकी मेमोरीज़ बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। कंप्यूटर से आप लैपटॉप्स की ओर आए और लैपटॉप से अब आप धीरे धीरे मोबाइल्स में ही सीमित होते चले जा रहे हैं, उनकी इतनी एक्सटेंडेड मेमोरीज़ की वजह से कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। आप मोबाइल से वो काम ले सकते हैं जो लैपटॉप से लिया करते थे, क्योंकि आज मोबाइल के बहुआयामी इस्तेमाल हैं। उसे एनर्मस इमेजेस, एनर्मस पीडीएफ्स, डाटा, वीडियोज़, ऑडियोज़ स्टॉक करके रखने हैं, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मेमोरीज़। 128 GB, 256, 512, इससे बड़े स्केल के मोबाइल आपके पास हैं। आम ही मोबाइल आज इन चीज़ों से आके जाते हैं। आप देखते हैं कितना फ़ास्ट प्रोसेसर है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ़ास्ट हो रही है, चीज़ों का एक्सचेंज फ़ास्ट हो रहा है। आज आपके लिए मोबाइल लेने के लिए तवज्जो का कारण उसका प्रोसेसर्स हैं, उसकी मेमोरी हैं, उसका कैमरा क्वालिटी है, और आप किस तरह का डाटा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई या 4G या 5G, ये चीज़ें तरजीह हैं। भारत सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियाँ इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं। भारत में एक डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट करता है। एक बड़ा वर्ग तो इन सुख सुविधाओं को भोगता है, लेकिन एक दूसरे वर्ग को शायद इनके विषय में पता भी ना हो। यही डिजिटल डिवाइड है जिसे एंड करना ज़रूरी है, अगर सही मायने में भारत में इन मोड ऑफ कम्युनिकेशंस का लाभ सभी को दिलाना है और ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट हर किसी तक पहुंचे। सरकार ने इसके लिए डिजिटल इंडिया कैंपेन लाया। सरकार ये चाहती है कि उसका समाज डिजिटली एम्पावर्ड हो। सरकार ये चाहती है कि उसकी इकॉनमी डिजिटाइज हो। तो एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी इस्टेब्लिश करना और इकॉनमी को डिजिटाइज करना, ये सरकार के मुख्य एजेंडे हैं। इसके तहत सरकार काम कर रही है। आप तेज़ी से ई कॉमर्स नेटवर्क्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर की मंडियां स्थापित करने की बात हो, वो भी इसी प्लेटफॉर्म के वाया ही आगे बढ़ेंगे। अगर डिजिटली डिवाइडेड रहेगा समाज तो कुछ नहीं हो पाएगा। सरकार के द्वारा शिक्षा के तंत्र का प्रचार करना है, यदि मेडिकल सर्विसेज का प्रसार करना है, यदि एक्सपेंशन करना है, यदि तो इस डिजिटल डिवाइड को एंड करना होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा रैलीज़ और वीडियो कॉन्फ्रेंसेज यदि करनी है, इस डिजिटल डिवाइड को एंड करना होगा। आज के समय में चाहे वो रोज़गार का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर नीतियों का प्रचार प्रसार हो, चाहे डाटा कलेक्ट करके एम्प्लॉयज़ का, बेनिफिशियरीज़ का असेसमेंट करना हो, हर क्षेत्र में अगर आप देखें तो सब्सिडी के ट्रांसफ़र से लेकर के इनकम टैक्स की फाइलिंग तक सब कुछ डिजिटली वर्क कर रहा है। आपकी ज़मीन जायदाद के कागजात से लेकर के आपके हर तरह के रोज़गार से जुड़े हुए फार्म डिजिटली ही भरे जा रहे हैं। तो इस वजह से जब सरकार ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर रही है, जब सरकार अकाउंटेबिलिटीज़ को इंश्योर कर रही हैं, जब सरकारें ये चाहती हैं कि सीमलेसली सर्विसेज मिलें, मैन पावर रिड्यूस की जाए, गवर्नमेंट का बर्डन कम किया जाए, गवर्नेंस को प्रमोट किया जाए, आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ़ योर कार, ऑफ़ योर टू व्हीलर, आपके हर तरह के डॉक्यूमेंट आपके किन्हीं डिजी लॉकर्स में पड़े रहें और आप उन्हें कहीं भी किसी समय शो कर सकें। ये सारी चीज़ों को सुगम बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि डिजिटलाइज़ किया जाए। इसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल डायमेंशन है। इसके तहत सरकार तेज़ी से केबल नेटवर्क इस्टेब्लिश, यानी कि तेज़ी से ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा रही है देश भर में। वाईफाई पहुंच रहे हैं। रिलायंस इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रही है। जियो का ऑप्टिकल फाइबर दूर दराज इलाकों में बिछाने की नीतियां चल रही हैं। सरकार प्राइवेट प्लेयर को लेकर के आ रही है। जियो ने फ्री डाटा प्रोवाइड किया लंबे समय तक, तो ट्राई के द्वारा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कंपटीशन को प्रमोट करने की कोशिश की गई ताकि लोगों को सस्ता डाटा उपलब्ध हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा लोग कंज्यूम करें। जितना ज़्यादा डाटा आप कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा ही डिजिटलाइज होगा इंडिया, ऐसा माना जाता है। सरकार की इन कारगुजारियों और नीतियों की वजह से आज की डेट में मोबाइल यूज़र अब 1 बिलियन बनने वाले हैं और डाटा में आप लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑलरेडी हैं। सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत बहुत सी कंपनियों को यहाँ पर मोबाइल बनाने का एक, क्या कह सकते हैं आप, एक प्रोसेस स्टार्ट किया। सैमसंग आपके यहाँ पर मोबाइल बना रहा है, इससे उसकी कीमतें घटेंगी। मोबाइल जब उसी क्वालिटी का सस्ती कीमत में बनेगा, आपको भी सस्ती कीमत पे उपलब्ध होगा, मोबाइल की सेल बढ़ेगी। रोज़गार बढ़ना एक अलग बात है, टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार होना एक अलग बात है, एडवांसमेंट होना एक अलग बात है। बड़ी चीज़ ये है लोगों के हाथ में मोबाइल बढ़ेंगे और नॉलेज इकोनॉमी में भारत प्रगति करेगा। आज स्टार्टअप इंडिया जैसे कैंपेन यदि सफल होंगे, वो तभी होंगे जब भारत में एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होगा नॉलेज इकोनॉमी का। इसी के लिए ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं,
वो सफल नहीं होता है बिना कम्युनिकेशन के। तो कम्युनिकेशन ने एक बड़ी भूमिका निभाई है ग्लोबलाइजेशन को सफल बनाने में। मोबाइल से जुड़ी हुई कुछ पास्ट स्टोरीज़ बताई गई हैं आपके बुक के अंदर, जिसमें बताया गया है कि 1980 के दशक के दौर में मोबाइल को एक नेगेटिव एलिमेंट के रूप में देखा जाता था कि ये तो क्रिमिनल्स के यूज़ किए जाने वाली चीज़ है। आपको पता भी होगा, आपने 1980 1990s के आरंभ में मूवी देखी होंगी। मोबाइल बड़े से साइज़ के हुआ करते थे और उसमें कोई क्रिमिनल फ़ोन लगाता था, क्या हो रहा है डागा, तो फिर वो बताते थे उस्ताद ये हो रहा है, जो भी करके बॉस ये हो रहा है, ऐसा वैसा। धीरे धीरे ये चीज़ लग्जरी आइटम हुई। 1990s के दौर की बात करें तो 1995-96 के बाद ये एक लग्जरी आइटम हो गई, लेकिन 2006 के बाद ये एक मास कंजम्पशन की आइटम बनी और आज की डेट में परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि ये इंडिस्पेंसिबल है। एक बच्चे से आप उसका सब छीने अलग बात है, मोबाइल छीन के बताइए तो मैं बताऊँगा। छोटा बच्चा घरों में खाना नहीं खाता जब तक हाथ में मोबाइल ना दिया जाए। वो किसी के घर जाके शांत नहीं बैठता जब तक उसके हाथ में मोबाइल ना दिया जाए। वो सबसे बड़ी आज की डेट में जिस रैंसम का इस्तेमाल कर रहा है, जिस फिरौती या जिस कह सकते हैं जिस रिश्वत का इस्तेमाल कर रहा है, वो मोबाइल है। आप उसे मोबाइल दीजिए तो वह शांत है। आज मोबाइल से जुड़े हुए कई रोग भी हैं, आप संक्रमित होते चले जा रहे हैं। आपको बार बार मोबाइल देखने की आदत पड़ती चली जा रही है। पक्षियों पर और बाकी चीज़ों पर उसके नकारात्मक प्रभाव में वो तो अलग हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि आज क्लास में बैठे किसी युवा से पूछिए मोबाइल है कि नहीं है। मोबाइल ही इंडिस्पेंसिबल हो गया और ये 2006 के बाद आपको बड़े स्तर पर दिखता है। उसके पहले आप मुझे बताइए ये कहाँ था। सरकार को इसमें चुनौतियाँ भी देखनी पड़ी। 1995 से लेकर के 2000 के बीच में फ्री मतलब ओपन सिम सिस्टम था। बिना किसी आईडी रिकॉर्ड के, बिना किसी नाम सर्ट की चीज़ के आप सिम दिया करते थे। आप दुकान पे जाइए, सिम लीजिए, ख़त्म करिए, रिचार्ज कराइए। ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा यूज़ होने लगे मोबाइल, तो सरकार ने मैंडेटरी रूलिंग बना दी कि भाई आपको सामने वाले पर्सन के पर्टिकुलर्स लेने हैं, उसकी डिटेल्स लेनी है, ये सब चीज़ें आपको लेनी है। इसके वाया 50% सब्सक्राइबर्स जो हैं वो छूट गए, यानी कि बड़े स्तर पर नुकसान हुआ उन कंपनीज़ को जो सिम ऑपरेट करवाती थी, यानी कि नेटवर्क प्रोवाइडर। 50% बेस रिड्यूस हुआ। दूसरी तरफ सरकार ने इनकम टैक्स भी लगा दिया मोबाइल रखने वालों पर, क्योंकि इनकम टैक्स इसलिए लगाया गया कि ये एक लग्जरी कंजम्पशन की चीज़ थी। तो सरकार ने कहा कि अगर आप मोबाइल कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर आप लग्जरी कंजम्पशंस करते हैं तो आपको टैक्स भी देना चाहिए। इसमें फिर और भारी अंतर पड़ गया। कुछ जगहों पर आप इंटरव्यू भी सुनेंगे कि कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं वो ये कह रही हैं, या वाइस चांसलर या चांसलर ये बता रहे हैं कि भाई कॉलेज के अंदर एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड लागू किया गया है, इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन नहीं कोई भी रख सकता, इसका नियम बनाया गया है। अगले दिन आप देखेंगे छात्रों का बड़ा हजूम प्रोटेस्ट करेगा। मतलब वाइस चांसलर ये कह रहे हैं कि मोबाइल नहीं रखना है, लेकिन छात्रों का एक बड़ा हजूम उसके विरोध में प्रोटेस्ट कर रहा है। सरकार इनकम टैक्स के बारे नीति बना रही है कि मोबाइल रखा है तो ये लग्जरी आइटम है। सरकार नीति बना रही है कि आपको डिटेल्स और पर्टिकुलर्स लेने हैं, क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन अधिक हो रहा है सोसाइटी के अंदर मोबाइल के बारे। आप देख सकते हैं कि मोबाइल को लेकर के कितने अलग अलग स्टेक होल्डर हैं। मोबाइल को लेकर के राज्य में कितनी अलग अलग भावनाएं, इसके कितने अलग अलग इम्पैक्ट हैं और किस तरह से विरोध आता है। एक समय में शायद इसका कोई जिक्र भी ना हो। आपने बहुत ही रेयर चीज़ें देखी हों, भारत में कहीं पीसीओ हों, जिसे हम पब्लिक कॉल ऑफिस कहते हैं, लेकिन सन 2000 के बाद जगह जगह पर पीसीओ खुले। रोज़गार का एक बड़ा साधन था ये। घरों में, दुकानों में, गाँव में, हर जगह पर पीसीओ आपको नज़र आने लगे। ये वो समय था जब देश में कुल 6 लाख गाँव में से 3 लाख गाँव में किसी भी कारणों से मोबाइल पहुंच चुका था। लगभग मोबाइल कह रहा हूँ, सॉरी, टेलीफोन पहुंच चुका था। लेकिन ये इनकम का एक अच्छा सोर्स था, ये सामाजिक रसूख भी स्थापित करता था। जहाँ एक तरफ तेज़ी से सरकार की नीतियों ने इन चीज़ों का प्रचार प्रसार किया है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ही को कई नीतियाँ ऐसी भी लानी पड़ी जिसकी वजह से ही इस क्षेत्र में बहुत सी कंपनियों को नुकसान भी हुआ, वो सर्वाइव नहीं कर पाई। आपको याद होगा एक कंपनी स्पाइस होती थी, फिर एक कंपनी हच हुआ करती थी। धीरे धीरे ये कंपनियां ख़त्म होती चली गई और बंद होती चली गई। नई नई कंपनियां उभरती चली आईं। आज की डेट में एयरटेल काम कर रहा है, वोडाफोन, पीछे आइडिया होता था वो ख़त्म हो गया, वोडाफोन में चला गया। आज एयरटेल है और वोडाफोन है, इसके साथ आप जियो देखते हैं, बाकी कहाँ हैं। लेकिन आप कुछ ही सालों के पहलों की बात करें, 2008, 9, 10 की बात करता हूँ, गवर्नमेंट ने 2G स्पेक्ट्रम के ऑप्शंस की थी। आप देख सकते हैं आपको कौन कौन नहीं नज़र आता था। डाटा सेल और पता नहीं कौन कौन सी कंपनियाँ आ चुकी थी, कौन सी, टाटा डोकोमो और भी बहुत सी, वर्जिन, टाटा डोकोमो, वर्जिन, डाटा, ये